गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार। मैं रसमीत कोहली, सीनियर असिस्टेंट जनरल मैनेजर एनआईएसएम के इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। एनआईएसएम, जैसे कि आप सब जानते हैं, सेबी की कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है। और हम एनआईएसएम में सिक्योरिटी मार्केट्स में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के मकसद से अलग अलग लेवल पर कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। एनआईएसएम में हम पांच मुख्य क्षेत्रों में काम करते हैं। वो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एकेडमिक प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशंस फॉर मार्केट इंटरमीडियरीज, ई लर्निंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड एकेडेमिया और अन्य इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव्स। आज के वेबिनार का टॉपिक है फाइनेंशियल गोल सेटिंग, उद्देश्य फिर निवेश, जो हिंदी भाषा में किया जा रहा है। तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं मिस मोहिनी महादेविया। 12 साल से ज्यादा सालों से मोहिनी महादेविया 150 से ज्यादा परिवारों के लिए उनकी फाइनेंशियल यात्रा में एक भरोसेमंद गाइड रही हैं। उनका काम, जो शुरू से पर्सनल फाइनेंस पर आधारित था, अब एस्टेट प्लानिंग की जटिल दुनिया में माहिर हो गया है, जो अलग अलग तरह के क्लाइंट्स को सेवा देती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स, फैमिली, यूएचएनआईज, कॉर्पोरेट्स और बी टू बी पार्टनरशिप में उनके अपनी इंडस्ट्री के साथ शामिल हैं। मोहिनी जी का मार्गदर्शन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, एलएलबी और चार्टर्ड ट्रस्ट एंड एस्टेट प्लानर के रूप में उनकी योग्यताओं से समर्थित है। वे एक जानी मानी एजुकेटर भी हैं, जो एनआईएसएम, नेटवर्क एफपी और मुंबई के प्रतिष्ठित कॉलेजों में जैसी संस्थाओं के साथ अपना ज्ञान साझा करती हैं। वे एक लेखिका भी हैं और उन्होंने हाल में ही और टू सेंस, इंग्लिश में है, और टू सेंस नाम की एक किताब लिखी है, जो 30 वास्तविक जीवन की छोटी कहानियों के संग्रह के माध्यम से मनी मैनेजमेंट का आसान बनाती हैं। अब मैं मोहिनी मैम को आगे बढ़ने के लिए कहूंगी। थैंक यू मैम। नमस्ते रश्मि, नमस्ते एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर आज का जो सेशन है काफी लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देगा और उनकी इन्वेस्टमेंट की यात्रा के लिए एक अच्छा, या तो पहला कदम या तो उसकी पूरी दिशा बदलने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अ, हम लोग फ्लो ऐसे रखेंगे सेशन का कि मैं एक 30 से 35 मिनट का पहले प्रेजेंटेशन दूंगी और इसके बाद जिस किसी को भी हमारे ऑडियंस में से कोई भी तरह का सवाल हो, कोई भी तरह की डाउट हो, तो वो पूछ सकते हैं। पहला जो हमारा सवाल है हमारे ऑडियंस मेंबर्स के लिए, इसका कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स या इन्वेस्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या आपने पिछले 6 महीनों में कोई भी वीकेंड ट्रिप या तो सप्ताहांत यात्रा की है? हाँ या ना, सिंपल चॉइस है। अगर हम लोग पोल फटाफट बहुत जल्दी से ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट 6 महीनों में कोई भी वीकेंड ट्रिप, मंडे या तो फ्राइडे छुट्टी हो गई और हमने 3 दिन की एक फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्या हमने कोई भी ट्रिप की है? तो 57% ऑफ द अटेंडीज ने सिलेक्ट किया है फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है हाँ की है। एंड 43% ने सेकंड ऑप्शन किया है, जो कि है नहीं, नहीं की है। तो मुझे ठीक है। लगता है कि यही सवाल अगर हम लोग और 3 महीने बाद पूछते, तो जितने पब्लिक हॉलीडेज आने वाले हैं नेक्स्ट 2 से 3 महीने में, आई थिंक ये हाँ वाले जो क्रमांक है वो और ज्यादा हो सकता था। साहिल, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अभी आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोग्राम में ये सवाल पूछने का क्या मतलब है। सो वाइल द सीन चेंजेस, ये सवाल पूछने का जो मतलब है वो ये है कि छोटी चीज, जैसे हम 3 दिन कहीं भी छुट्टी के लिए जा रहे हैं, क्या आप ऐसे ही सुबह उठ के गाड़ी में बैठ के, विदाउट डिसाइडिंग कि आपको कहाँ जाना है, विदाउट डिसाइडिंग आपके साथ कौन आ रहा है, विदाउट डिसाइडिंग वो जगह कितनी दूर है, वहाँ के रास्ते कैसे है, वहाँ ट्रेन जाती है कि नहीं, वहाँ फ्लाइट जाती है कि नहीं, गाड़ी से जा रहे हैं तो रास्ते में पेट्रोल पंप्स है कि नहीं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, टॉयलेट्स या वॉशरूम्स की क्या व्यवस्था है, क्या हम ये कोई भी चीज बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ के या तो जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बैठ के निकल जाते हैं? नहीं। इवन फॉर 2 और 3 डेज की अगर छोटी सी ट्रिप है सिर्फ सप्ताहांत के लिए, उसमें भी हम लोग काफी प्लानिंग करते हैं, काफी सोच विचार करके क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब चीजें ध्यान में उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। सो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, जो एक वीकेंड ट्रिप से कहीं ज्यादा जरूरी, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, ये
एटीट्यूड या तो ये प्रक्रिया हमें वहां पे दिखती नहीं। तो किसी भी निवेश या वित्तीय कार्रवाई से पहले वित्तीय लक्ष्य निर्धारण के महत्व को समझे। जैसे हर यात्रा के लिए गंतव्य जरूरी है, यानी आप कहाँ जाना चाहते हो, हिल स्टेशन है, बीच है, कोई मंदिर है, कोई नेशनल पार्क है, कौन सी जगह है जहाँ आप जाना चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, आपके ट्रिप का उद्देश्य क्या है, इज इट एन एडवेंचर ट्रिप या आप कोई रिलीजियस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, ये सब चीजें जानना जरूरी है। अ, वही तरीके से जब भी आप कोई भी तरीके का वित्तीय निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये चीज भी जानना जरूरी है कि आपका अल्टीमेट लक्ष्य या उद्देश्य क्या है ये चीजों के साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मैंने जैसे कहा, ये यात्रा भी अलग नहीं है। जब आप वित्तीय निवेश करना चाहते हैं, कोई भी तरीके की आपकी बचत है, जो पैसा आप आज खर्च कर सकते थे आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, आपकी आज की जरूरतों के लिए, जब वो पैसा आज खर्च ना करके आप उसको बचा रहे हैं कल कोई और चीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो आंख बंद करके जो सबसे पहला आपके पास विकल्प आता है कि यहाँ पे पैसे डाल दो, वहां पे इन्वेस्ट कर दो, वो चीज करना वो सही बात नहीं है। रीजन बीइंग, या तो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या एक कोई वित्तीय उद्देश्य, या तो कभी कभी ऐसे उद्देश्यों का समूह भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी जिंदगी में कोई सिर्फ एक चीज के लिए हम लोग पैसे बचा रहे हैं। हर एक इंसान के जिंदगी में डजेंट मैटर, वो छोटा है, बड़ा है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, बिजनेस कर रहा है, हाउसवाइफ है, कोई भी तरीके का इंसान जब कभी कोई भी तरीके का वित्तीय निवेश करता है, उसके लिए कोई ना कोई उसकी जरूरत होगी आगे जाके भविष्य में, जो उसको उससे पूरी करनी है। कम से कम एटलीस्ट आपके पास भले ही कोई एक स्पेसिफिक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ना हो, बट आपको कितने समय के बाद ये पैसे लग सकते हैं, या तो ऐसी कौन सी जरूरत है जिसके लिए ये पैसा जा रहा है, क्या आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। कल उठ के कोई भी कारण से अगर आपके पास वो पैसे समय सर वापस नहीं आते हैं, या तो आप जो तरीके का रिटर्न उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर वो वापस नहीं आता है, क्या आपकी जिंदगी में या आपके उद्देश्य पे उसका कोई असर पड़ेगा कि नहीं, ये समझना जरूरी है। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कर दिया मैम मैंने चेंज, आपको दिख रहा है? Yes, yes. So we are now going to have another poll. Can we have the next poll pulled up, please? तो मैं अपनी ऑडियंस से ये पूछना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में सबसे पहला निवेश आपने क्या चीज में किया था। ये आपके मतलब आप जब भी विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, तभी हो सकता है, मे बी आपके लाइफ में बहुत आगे एडवांस स्टेज में जाके हो सकता है, बट जिंदगी में सबसे पहले आपने कहाँ पैसे लगाए थे, कहाँ निवेश किया था। क्या वो शेयर्स थे, फिक्स डिपॉजिट्स या एफडीज थी, म्यूचुअल फंड्स थे, कोई भी तरीके के बॉन्ड्स थे, सोना या चांदी था, या फिर कोई भी तरह की प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट था, या कुछ और। हम लोग 20 से 25 सेकंड का टाइम लेंगे ये पोल को लेने के लिए। 10 सेकेंड्स मोर एंड देन मैं रिजल्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक। तो 19% ऑफ द अटेंडीज ने पहला ऑप्शन शेयर सिलेक्ट किया है, जो कि है शेयर्स। देन 38% लोगों ने एफडी सिलेक्ट किया है। देन 19% ऑफ द अटेंडीज ने म्यूचुअल फंड, एंड देन 0% अटेंडीज ने बॉन्ड्स। देन 4% ईच अटेंडीज ने सोना चांदी और प्रॉपर्टी, एंड लास्ट 15% ऑफ द अटेंडीज ने अन्य करके चुना है। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू एवरीबडी फर्स्टली, काफी लोगों ने ये पोल लिया। ये पोल का उद्देश्य ये था आपको ये चीज दिखाने के लिए कि आप अगर समय में थोड़ा पीछे जाके सोचेंगे कि जब ये पहला निवेश हुआ, आपने ये क्यों किया था। ज्यादातर किस्सों में यही चीज सामने आती है कि ये एक ऐसी चीज थी जो बहुत इजीली आप कर सकते थे। किसी ने बता दिया स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, कोई रिश्तेदार ने बोल दिया ये शेयर अच्छा है, बैंक में जाके पूछा, बैंक मैनेजर ने बोला एफडी बना दो, सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस बचा था, उन्होंने बोला आप सेविंग्स में क्यों रख रहे हो, वहां पे आपको 3% 4% मिलता है, आप एफडी बना दीजिए उसकी। सोना चांदी ऑफ कोर्स सालों से इंडियन घरों में सोने और चांदी का जो महत्व है वो हम सबको पता है। सो रादर देन ऐसे सोचे हम लोग कि मुझे ये पैसों की आगे जाके क्या जरूरत हो सकती है, ज्यादातर किस्सों में ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं आपके सामने सबसे पहले जो भी विकल्प आके रुकता है कि सबसे इजीली कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सबसे तुरंत आपको कौन सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ज्यादातर निवेश वहां होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज साहिब। हाँ मैम मैंने कर तो दिया है। ये यस यस हो गया। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विथ कि हम लोग ये उद्देश्य कैसे सेट करें, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में, बाजार में एज एन इन्वेस्टर आपके पास क्या क्या तरीके के विकल्प होते हैं।
अगर आपको पता नहीं है कि बाजार में क्या क्या चीजें आप खरीद सकते हो, क्या क्या चीजों में निवेश कर सकते हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबसे, आपके लिए जो भी उत्तम चॉइस है, आपके लिए जो भी बेस्ट सिलेक्शन है वो करेंगे। तो 5 मेन टाइप के आपके पास विकल्प रहते हैं। सबसे पहला इक्विटी, या तो ज्यादातर लोग इसको स्टॉक मार्केट्स या स्टॉक्स या शेयर बताते हैं। और काफी लोगों को ये समझ में आता है कि स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा है, पैसा ज्यादा बनता है, बहुत बढ़िया रिटर्न आता है। बट फंडामेंटली आप अगर कोई भी शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी, जिससे इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए ये चीज सही है कि नहीं। मान लीजिए, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी एशियन पेंट्स। कल उठ के अगर मैं एशियन पेंट्स का कोई भी एक शेयर खरीदती हूँ, वन सिंगल शेयर, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज, मैं एक छोटा सा एक छोटी सी धनराशि डाल के एशियन पेंट्स कंपनी की एक छोटा सा हिस्सा एज मालकिन मैं खरीद रही हूँ। व्हेन आई बाय अ शेयर, मैं जब भी कोई कंपनी का शेयर खरीदती हूँ, मैं उसकी एक छोटी ओनर, या तो स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप मेरे हाथ में आ जाता है। सो यस, स्टॉक मार्केट का जो पूरा मीडिया में ले लीजिए, सोशल मीडिया पे ले लीजिए, जो कवरेज आता है उसको बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है। बट बहुत सिंपल तरीके से अगर समझाए, तो जब आप एक स्टॉक बाय करते हैं, आप एक कंपनी का छोटा हिस्सा खरीद रहे हैं। फिर वो कंपनी का आगे जाके जो फ्यूचर होगा, क्या वो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है, क्या वो कंपनी का नुकसान हो रहा है, उसको कितना बिजनेस मिल रहा है, उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि नहीं, उसको कोई भी तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि नहीं। अभी जैसे द लेटेस्ट टॉपिक इज यूएस के जो टैरिफ्स रिलेटेड पूरा डिस्कशन हो रहा है। समझिए कल उठ के ये टैरिफ्स बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, वो पर्टिकुलर बिजनेस जिसका शेयर आपने खरीदा है, वो कंपनी को इससे क्या असर होती है, ये सब चीजों से आपके जो स्टॉक्स या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होते हैं उस पर असर पड़ता है। कंपनी अगर अच्छा कमाएगी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बिजनेस अच्छे से बढ़ेगा, तो एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर, आपको भी उसका फायदा होगा। एंड अगर चीजें अच्छी नहीं चल रही है, तो ऑफकोर्स, बिकॉज आप ओनर है, अगर नुकसान हो रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उसका भी असर आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपके पैसों पे होगा। नेक्स्ट, विच इज अ लॉट मोर कॉमन, और मैं ऐसे समझती हूँ कि इंडिया में एटलीस्ट पिछले 30 40 50 साल पीछे अगर हम लोग जा रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट्स, डेट इन्वेस्टमेंट, DEBT। डेट इन्वेस्टमेंट्स मतलब कोई भी ऐसा निवेश का विकल्प जहां पे आपको पता है कि ये पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे या इसका निवेश करेंगे, तो उसके सामने आपको रिटर्न या इनकम कितना मिलेगा। इसका सबसे सामान्य उदाहरण होगा, आप बैंक में जो सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हो या तो फिक्स डिपॉजिट्स बनाते हैं, वहां पे आपको पता है कि मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी आप FD, समझिए 1 लाख की FD बनाएंगे, उसके ऊपर आपको बैंक लिख के बताती है कि 6%, 5%, 7%, इतना इंटरेस्ट आपको ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलेगा। सो कोई भी तरीके का फिक्स्ड इनकम या डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे हमें ज्यादातर किस्सों में पता होता है कि इसके ऊपर हम लोगों को कितना पैसा या कितनी कमाई होगी। फिक्स डिपॉजिट्स, PPF, पोस्टल स्कीम्स जो होती है, पहले किसान विकास पत्र काफी कॉमन हुआ करता था, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, कंपनीज भी होती है जो फिक्स डिपॉजिट्स इशू करती है, ये सब अलग अलग तरीके के डेट या तो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। और तीसरा विकल्प जो हमारे पास है, ऑफ कोर्स आज के डे एंड एज में, आई थिंक पिछले 6 7 महीनों से तो बहुत ही चर्चे हो रहे हैं ये चीजों के, विच इज गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी। इसमें अलग अलग तरीके से निवेश हो सकता है, या तो आप एक्चुअली फिजिकल सोना या चांदी खरीद सकते हो, आप कॉइन्स खरीद सकते हैं, बार्स खरीद सकते हैं, और ज्वेलरी खरीद खरीद सकते हैं, गहने जैसे होते हैं। काफी लोग इंडिया में एटलीस्ट सोने चांदी के बर्तन काफी घरों में पाए जाते हैं। सो ये ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए जिसके जरिए आप गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नए नए काफी ऐसे विकल्प है जो बिना फिजिकली सोना और चांदी खरीदे आपको सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने देते हैं। इसके थोड़े उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो एक होता है जो बीच में बहुत ही पॉपुलर था और अभी इसके नए इश्यूज आने बंद हो चुके हैं, बट गवर्नमेंट ने एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड करके एक स्कीम निकाली थी, जहाँ पे आप विदाउट फिजिकली बाइंग गोल्ड, आप सोने का कोई कॉइन नहीं खरीद रहे हैं, कोई बार नहीं खरीद रहे हैं, बट आप उसमें निवेश कर सकते हैं। 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड।
ये एक तरीका था गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। और दूसरे तरीके जो है, देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, या तो गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड, जहां आप आपका पैसा ये स्कीम्स में या ये फंड्स में अगर डालते हो, आपके लिए, मेरे और आपके जैसे निवेशकों के लिए, सबका पैसा साथ में जमा करके इकट्ठा करके ये कंपनीज अपने बिहाफ पे गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं। फिर अगर सोने का भाव ऊपर जाता है, चांदी का भाव ऊपर जाता है, तो हमें उसमें नफा या तो प्रॉफिट होता है। और अगर वो भाव नीचे जाते हैं, अगर उसके प्राइस गिरते हैं, तो वो नुकसान भी हमारा होता है। तो कमोडिटी इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप जहाँ पे हम लोग निवेश कर सकते हैं। और चौथा जो हम हिंदुस्तानियों को बहुत प्यारा है, आज के जमाने के हिंदुस्तानियों के लिए ऑफ कोर्स ये ऑप्शन बहुत महंगा हो चुका है, बट रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, हर एक फैमिली, कोई भी इंडियन फैमिली से आप पूछ लो, सबका टॉप ऑब्जेक्टिव कि आपको इन्वेस्टमेंट्स या पैसों से क्या करना है, आप कहाँ निवेश करना चाहेंगे, सबके दिमाग में ये थॉट होता है कि मुझे कभी ना कभी एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक घर खरीदना है, या तो एक वीकेंड हाउस खरीदना है। काफी लोगों के पास पुश्तैनी हवेली या पुश्तैनी घर होते हैं, गांव में खेत होते हैं जो दादा परदादा के टाइम से फैमिली में है। सो रियल एस्टेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लास्ट एक जो ऑप्शन है, जो पिछले, मैं कहना चाहूंगी, आई थिंक 3 या 4 या 5 साल से ज्यादा पॉपुलर या वाइडली यूज हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट, जहां इंडिया में बैठे बैठे एज हिंदुस्तानी निवेशक आप आपका पैसा इन्वेस्ट करते कर सकते हैं टू बाय शेयर्स, स्टॉक्स ऑफ अदर कंट्रीज। मैं इंडिया में बैठे बैठे विदाउट गो, मैं इंडिया से बाहर नहीं जा रही हूँ, ना मैं डॉलर में कमा रही हूँ, ना मैं डॉलर में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं इंडियन रुपीज इन्वेस्ट करती हूँ, उससे निवेश करती हूँ। और उसके बदले में मुझे निवेश करने मिलता है अमेरिकी, चीनी कंपनियों में, वहाँ की जो स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड है। ये चीज भी होती है 3 तरीके से, या तो आप स्टॉक्स या शेयर्स खरीद सकते हैं, या तो आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, या तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। इसके जरिए आप अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं। पहले के समय में आपके और मेरे जैसे निवेशक ज्यादातर अपना सब पैसा हिंदुस्तान में ही रखते थे। इंडियन स्टॉक्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, ज्यादातर पैसा यहीं पे रहता था। बट पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खुलने की वजह से, हम लोगों को भी ये मौका मिल रहा है कि हम लोग दूसरे देशों में निवेश कर पाए विदाउट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इवन एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे बहुत सारा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे देश में बैंक अकाउंट खुलाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ के ही बैंक अकाउंट से दूसरे देशों में निवेश कर सकती हूँ। सो ये मेन जो अलग अलग तरीके के मेजर विकल्प है निवेश करने के, ये आपके सामने एज एन इंडियन इन्वेस्टर ये मौजूद है। इसके अलावा छोटे छोटे और कई विकल्प है जो मिक्स एंड मैच करते हैं ये सब चीजों को। सो एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी, म्यूचुअल फंड्स जो एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है आज के जमाने में। म्यूचुअल फंड एक अलग तरीके का निवेश प्रोडक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड एक जरिया है जो आपको, मैंने जो ये अभी 5 चीजें आपको समझाई, ये सब चीजों में अलग अलग तरीके से निवेश करने के लिए। और सेम तरीके से पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एक अलग ऑप्शन है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, आर्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। काफी सारे अलग अलग विकल्प है जिसके जरिए आप अपना पैसा अलग अलग तरीके के निवेश ऑप्शन में डाल सकते हैं। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमने निवेश के जो अलग अलग विकल्प है वो तो जान लिए, बट ये 4-5 जो अलग अलग विकल्प है वो एक दूसरे से अलग कैसे हुए? क्या मैं मेरा पैसा स्टॉक्स में डालूं और फिक्स डिपॉजिट में डालूं, क्या वो दोनों में से मुझे सेम तरीके का रिटर्न मिलेगा? क्या दोनों में कोई भी अंतर है? मैं दोनों या 2 या 3 ऑप्शन में से कौन सा विकल्प चूज करूं? मैं कैसे ये डिसाइड करूं कि मेरा पैसा मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए? तो ये चीज के लिए हर एक, कोई भी निवेश का आपके पास विकल्प रहेगा, उसके 5 मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम लोग। एक जो होता है रिस्क या तो जोखिम। ये जो भी आप निवेश का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वहां पैसे डालने के बाद आपने जो पैसे डाले हैं, जो आपकी वित्तीय रकम है, उसको किसी भी तरीके का जोखिम है क्या? क्या कोई भी ऐसा तरीका है जिससे ये पैसे को कोई भी तरीके का नुकसान हो सकता है? दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ये चीज आपको जानना सबसे महत्वपूर्ण है।
दूसरी चीज, अगर ये पैसा आप आज खुद पे खर्च नहीं कर रहे हैं, खुद के परिवार पे खर्च नहीं कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, वो चीज करने के लिए आपको कॉम्पेंसेशन या उसका फायदा क्या है, मैं आपके लिए कुछ तो उसमें फायदा होना चाहिए अगर आप वो पैसा आज यूज नहीं करके थोड़े सालों बाद यूज करें। सो वो आपका पैसा आपने कहीं पे लगाया, उसके सामने आपको जो भी उसका लाभ या फायदा मिलता है उसको हम लोग रिटर्न कहते हैं। रिटर्न जानने के या उसको दर्शाने के काफी सारे तरीके होते हैं। फिक्स डिपॉजिट में जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी, वहां पे जो इंटरेस्ट रेट आपको बताया जाता है कि आपकी एफडी पे आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपका रिटर्न हो जाता है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से जो आप डिविडेंड कमाते हो, वो एक तरीके का रिटर्न होता है। स्टॉक्स या शेयर्स के भाव जो भी बढ़ते हैं, आपने जो भाव में खरीदा, वहां से समझिए 1 या 2 साल बाद वो एक उससे ज्यादा भाव में अगर आप उसको बेच रहे हो, बीच में जो ये अंतर आता है दोनों खरीदने और बेचने के भाव के बीच में, उसको भी हम लोग रिटर्न बता सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर, सोना चांदी हम जब भी खरीदते हैं, अगेन खरीदने और बेचने के दाम में जो भी अंतर होता है वो आपका रिटर्न हो जाता है। सो पैसा निवेश करने के बाद उसको क्या जोखिम होता है, और वो जोखिम उठाने के लिए आपको क्या फायदा या तो क्या कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है, दैट सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज रिटर्न। और तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सुरक्षा, आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं उसके फायदे या रिटर्न या प्रॉफिट में थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ाव उतार अगर हो रहा है तो वो आपके लिए शायद फिर भी ठीक है। बट जो आपकी धनराशि है जो आपने निवेश किया हुआ है, क्या वो पैसा सुरक्षित है? काफी लोगों का मानना होता है कि फिक्स डिपॉजिट्स में आपकी जो धनराशि होती है जो आप निवेश करते हो वो काफी सुरक्षित होती है। ज्यादातर केसेस में ये बात सही है, पर वो फिक्स डिपॉजिट या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप किसके साथ कर रहे हो, आप वो पैसा किसको दे रहे हो, वो जो इंस्टीट्यूशन या बैंक है वो वित्तीय रूप पे कमजोर है कि स्ट्रांग है, वो चीजों पे भी डिपेंड करता है कि आपकी धनराशि की सुरक्षा कितनी है। एज एन इन्वेस्टर, एज एन निवेशक, आपके लिए आपके पैसों की सुरक्षा काफी जरूरी होगी। तो जब आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं पैसा, आपके पास अगर 2 या 3 विकल्प है तो मैं कौन से विकल्प में पैसा डालूं, जोखिम, रिटर्न और सुरक्षा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और डिसाइडिंग फैक्टर्स है। दो और फैक्टर्स भी है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पैसा आपको कहाँ निवेश करना है। एक, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिक्विडिटी बोलते हैं, हिंदी में उसको तरलता बोलते हैं, जिसका मतलब बहुत ही आसान है। मैंने अगर कोई जगह पे मेरा पैसा निवेश किया और मुझे 3 या 4 महीने में या 1 साल में मेरे पैसे मुझे अगर वापस चाहिए, वो पैसे मुझे कितने सरलता से वापस मिल सकते हैं, वो पैसे मुझे इमिजिएटली निकालने के लिए क्या मुझे कोई कॉस्ट या उसमें कोई नुकसान होगा, क्या मुझे कोई फी लागू पड़ेगी, वो पैसा कितना जल्दी मेरे हाथ में आ सकता है, और वो पैसा जल्द मेरे हाथ में है उसके लिए क्या मुझे कोई एडिशनल कॉस्ट या मुझे और कोई भी तरीके का चार्ज या फी या नुकसान हो रहा है कि नहीं। ये चीज क्यों जरूरी है, खास करके ऐसे निवेशकों में जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है। उदाहरण के तौर पे समझिए कि आप अगर कोई ऐसी व्यक्ति है जिनकी अभी एक्टिव इनकम नहीं है, या तो आप जॉब्स के बीच में हो, या तो आप रिटायर्ड हो, या तो आप फिलहाल कोई ऐसे इलनेस या बीमारी से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी अभी कोई आमदनी या इनकम नहीं है। ये सिचुएशन में आपके लिए आपके निवेश की तरलता या लिक्विडिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल उठ के अगर अचानक से आपको पैसों की जरूरत पड़ी और आपका इन्वेस्टमेंट या निवेश जहां भी किया हुआ है वो पैसे आपके ही पास वापस आने में या तो बहुत ज्यादा समय जाता है, या तो वो पैसा तुरंत आपके पास आने के लिए आपको उसके ऊपर कोई भी तरीके का कॉस्ट या चार्ज लगता है, तो वो निवेश करने का कोई फायदा बनता नहीं। वाई वुड यू डू दैट? उससे अच्छा आप सेविंग्स अकाउंट में ही पैसे रखते, कभी भी अगर आपको चाहिए 24/7 आपके पास वो पैसा तुरंत अवेलेबल होता है। सो तरलता इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल डिसाइडिंग कि आपको निवेश कहाँ करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करधन, टैक्स। जो भी पैसा या प्रॉफिट आप कमाते हो आपके निवेश के ऊपर, उसके ऊपर सरकार कितना टैक्स लगाती है, ये चीज आपके लिए जरूरी है। क्यों? बिकॉज आप 100 रुपए का निवेश कर रहे हो और उसके ऊपर समझिए आपको 10 रुपए का प्रॉफिट या रिटर्न मिल रहा है, उसके ऊपर सरकार कितना कर या टैक्स लगा रही है,
उसके बाद आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो आपकी असली इनकम या असली रिटर्न होगा। टैक्स जितना कम हुआ, ऑफ कोर्स आपके लिए वो चीज उतनी ही ज्यादा बेटर होती है। बट सिर्फ टैक्स के बेसिस पे या कर के बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। बाकी के चार जो मैंने चीजें आपको बताई कि जोखिम, रिटर्न, सुरक्षा और तरलता, वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास दो या तीन विकल्प है, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा ये तीन या चार ऑप्शन में से टैक्स के एंगल से या कर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बेहतर रहेगा। ऑफ कोर्स लाइक यू कैन सी ऑन दिस साइड, कोई भी एक विकल्प सही है ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के लिए या हर एक परिवार के लिए रिस्क, रिटर्न, टैक्स, लिक्विडिटी एंड सेफ्टी के अलग अलग महत्व होते हैं। आप आपकी जिंदगी के कौन से पड़ाव पे हो, आपकी एक्टिव इनकम है या नहीं, आपके ऊपर कितना फाइनेंशियल बोझ है, आप कितने लोगों का ध्यान रखते हो, आपके फैमिली में आपके अलावा और कोई कमाने वाला है कि नहीं, ये सब चीजें ध्यान में रखने के बाद आपके लिए एज एन इंडिविजुअल या तो आपके फैमिली के लिए ये पांचों फैक्टर्स में से हर एक फैक्टर का एक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा। कोई कोई लोगों के लिए रिटर्न ज्यादा जरूरी है, कोई लोगों के लिए ये जरूरी है कि मेरा कैपिटल या मेरा जो निवेश का अमाउंट है वो सिक्योर या सुरक्षित रहना चाहिए। कोई कोई लोगों के लिए टैक्स बिकम्स टॉप प्रायोरिटी, वो अगर वो स्तर पे कमा रहे हैं पैसा जहां उनका टैक्सेशन लेवल या कर की लिमिट बहुत ज्यादा हाई है, उनके लिए टैक्सेशन या कर कितना लग रहा है वो ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी पर्टिकुलर क्या सिचुएशन है लाइफ में, आप आपके ऊपर क्या तरीके की जिम्मेदारियां है, आपकी कितनी आय है, आप टैक्स कितना भर रहे हैं, ये सब चीजों को ध्यान रख के कोई एक पर्टिकुलर निवेश आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये भी चीज पॉसिबल है कि एक ही इंसान के लिए अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में अलग अलग चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है। सो ये जरूरी नहीं है कि मेरे लिए, मैं मेरा उदाहरण दूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे लिए सिर्फ स्टॉक्स बेहतर है या सिर्फ फिक्स डिपॉजिट बेहतर है। अलग अलग चीजों के लिए, मेरी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव के लिए अलग अलग ऑप्शन सूटेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज साहिब। अभी मैंने आपको रिस्क, रिटर्न, सेफ्टी, सिक्योरिटी, टैक्सेशन, लिक्विडिटी वो सब के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू। कोई भी ऐसी व्यक्ति जो रिटायर्ड है उनके लिए कोई भी निवेश का ऑप्शन सिलेक्ट करने के समय पे इसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी होगी। कम जोखिम, उच्च रिटर्न, उच्च तरलता यानी लिक्विडिटी, पैसा आसानी से आपके पास उपलब्ध हो वो, पूंजी की सुरक्षा, किंवा कम कर, इसमें से कौन से ऑप्शन रिटायरी के लिए, रिटायर्ड पर्सन के लिए या सेवानिवृत्त पर्सन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जी। तो 20% अटेंडीज ने कम जोखिम ऑप्शन सिलेक्ट किया है, 17% अटेंडीज ने उच्च रिटर्न, और 30% अटेंडीज ने उच्च तरलता, वेरस 33% अटेंडीज ने पूंजी की सुरक्षा, और 0% अटेंडीज ने कम कर सिलेक्ट कम किया कर। है। यस। परफेक्ट। तो ये जान के मुझे काफी खुशी हो रही है कि हमारी ऑडियंस अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है। कोई एक चीज मुझे अगर इसमें से सिलेक्ट करनी होगी कि एक सेवानिवृत्त इंसान के लिए इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो मैं सेफ्टी ऑफ कैपिटल अथवा पूंजी की सुरक्षा जो होती है वो सिलेक्ट करूंगी। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी की चीजें जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स कम जोखिम इज इम्पोर्टेंट, रिटर्न भी ज्यादा चाहिए क्योंकि अ, अभी मेरी कोई एक्टिव इनकम नहीं है, मेरी आमदनी बंद हो गई है, तो मुझे इसमें से हो सके उतना ज्यादा रिटर्न कमाना है। बट एक सेवानिवृत्त इंसान के लिए उनका जो कैपिटल है, उनकी जो वित्तीय जो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अभी अलग अलग ऐसे भी किस्से होते हैं जहाँ निवृत्त जो सेवानिवृत्त इंसान होता है उनकी सिचुएशन भी अलग हो सकती है। उनकी समझिए अगर आपको पेंशन मिल रहा है या तो आपकी जो जमा पूंजी है उसका अमाउंट इतना बड़ा है कि आपके हाथ में हर महीने जो इन्वेस्टमेंट से भी इनकम आ रही है वहां पे टैक्सेशन का बहुत बड़ा बोझ आ रहा है, तो इन दैट सिचुएशन ऑफकोर्स कम कर या टैक्स सेविंग विल ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट। बट आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि हमारी ऑडियंस अलग अलग तरीकों से सोच रही है। Saib, let's go to the next slide, please. Yeah, I think it's yet to change. It's not reflecting the अब देखिए मैम, whole tree दिखा। दिख रहा है।
अभी अभी भी नहीं दिख रहा है, मैंने कर दिया है चेंज। द कर्सर इज मूविंग बट पोल 3 दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट दीजिए। जी। सो व्हाइल द स्क्रीन चेंजेस, आई थिंक हमारी ऑडियंस ये चीजें अभी पिकअप कर पा रही है कि अपना पैसा कहाँ निवेश करना है, इससे पहले काफी ऐसी चीजें चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। और ये चीजों का नॉलेज है, ये चीजों का महत्व अगर हम समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यही होगा कि अपनी मेहनत से जमा की हुई जो भी रकम होती है वो हम लोग करेक्ट तरीके से इन्वेस्ट कर पाए, ताकि ये स्लाइडर जोड़ो, हम लोग करेक्ट तरीके से उसका निवेश कर पाए, ताकि आगे जाके हमारी ही लाइफ और हमारे फैमिली की लाइफ हम लोग सुधार पाए। अभी एज अ पर्सन हु हेल्प्स और वर्क्स विद फैमिलीज, काफी टाइम हमारे पास लोग आते हैं और ये डायलॉग हमें कहते हैं कि मेरे पास यह राशि है, मेरे पास इतनी अमाउंट है, बताइए मैं कहाँ निवेश करूँ। अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं। कभी कोई बोलता है मेरे पास 10 लाख 15 लाख रुपए है, मुझे बताइए मैं कहाँ निवेश करूँ। या तो मुझे ऐसे भी सवाल आते हैं कि मुझे ऐसा कोई निवेश का विकल्प चाहिए जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। कोई कोई ये भी बताता है कि मेरे दोस्त ने यहाँ इन्वेस्ट किया है, वहां इन्वेस्ट किया है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। आजकल सोने और चांदी के बहुत चर्चे हो रहे हैं, तो लोग आके पूछ रहे हैं मेरे फ्रेंड ने गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट किया है, कोई मुझे बताता है कि मेरा कोई फ्रेंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो मुझे वहां करना चाहिए कि नहीं। हमारे पास ऐसे ग्राहक जब भी आते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं, हम लोग उनको तुरंत कोई निवेश का विकल्प नहीं बता पाते हैं। एंड इफ यू आर गोइंग टू अ गुड एडवाइजर, आप ऐसे कोई प्रोफेशनल को कंसल्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली आपके सब जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद आपको निवेश के विकल्प देगा, तो वो भी आपको कोई कोई सवाल पूछेगा। साहिल, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? आई थिंक हमारी ऑडियंस में से भी काफी लोगों ने जो शुरुआत का पोल लिया था जहाँ पे दे वर टेलिंग अस कि उन्होंने सबसे पहले निवेश कहाँ किया था, उनके भी मन में ऐसे ही सवाल होंगे जब उन्होंने शुरुआत में निवेश किया था। मैं आपको दो उदाहरण दे रही हूँ जहाँ गलत निवेश या तो गलत तरीके से जो निवेश होता है उसमें क्या हो सकता है। पहला उदाहरण है सेवानिवृत्त अथवा तो रिटायर्ड व्यक्ति जिनकी अभी एक्टिव इनकम नहीं है, सैलरी इनकम नहीं है, और भी कोई इनकम नहीं है। जो भी उनकी जमा पूंजी है उनके पास अब उनके बाकी की जिंदगी के लिए वही रिसोर्स है। केवल बचत है उनके पास, कोई भी सक्रिय आय नहीं है, लेकिन केवल उच्च जोखिम वाली इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। मैं ऐसे काफी लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ जो जब हमारे पास आते हैं सेवानिवृत्त इंसान है, तो हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया और पोल में काफी लोगों ने वो चीज सिलेक्ट की थी कि आपके कैपिटल की जो सुरक्षा होती है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सुरक्षित रहनी चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। बट ऐसे काफी लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा जोखिम वाली अथवा तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पैसे डाल चुके हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि इक्विटी या स्टॉक्स हमेशा जोखिमदायक होते हैं, बट मेरा कहने का ये पर्टिकुलर उदाहरण में ये मतलब है कि इक्विटी या स्टॉक्स में फिक्स्ड टाइम पीरियड पे इतना इतना रिटर्न आएगा, और यही तरीके से उसके प्राइसेस ऊपर या नीचे जाएंगे वो किसी को पता नहीं मिलता है। कोई ये कंफर्म नहीं बता पाएगा कि आज आपने जो स्टॉक लिया है उसका कल या एक साल के बाद क्या दाम होगा। एज एन इन्वेस्टर आप क्या चीज कर सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स या शेयर खरीद सकते हैं, बट उसमें भी जोखिम अथवा तो उनके दाम में फ्लक्चुएशन या उतार और चढ़ाव काफी हो सकते हैं। तो अगर आप एक रिटायर्ड या सेवानिवृत्त इंसान हैं और आपके सब पैसे सिर्फ ये तरीके के ये तरीके के इन्वेस्टमेंट में डाल चुके हैं आप, तो ये बहुत ज्यादा जोखिमदायक हो सकता है। ऑन द फ्लिप साइड उसका ये एक उल्टा उदाहरण ले लेते हैं कि एक युवा व्यक्ति है, उनकी एक्टिव इनकम है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है उनके ऊपर, अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इक्विटी के बाजार के उतार चढ़ाव से उनको डर लगता है, जिसके डर से वो फिक्स इनकम में हमेशा पैसे डालते हैं। ऐसे मेरे पास काफी युवा इन्वेस्टर या निवेशक आते हैं जो उतार चढ़ाव और लॉस और वो सब चीजों से इतने डरते हैं कि उनका सब इन्वेस्टमेंट सब निवेश सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में है। फिक्स डिपॉजिट ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल सेंस में देखेंगे तो सेफ है, सुरक्षित है आपका पैसा। बट आप सोचिए, समझिए ये युवा व्यक्ति अगर आज 25 साल की है, उनको अपने इन्वेस्टमेंट या निवेश से उनके कैपिटल को ग्रो करना है। बाय द टाइम उनकी सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की एज आए तब तक उनको ये पैसों का बहुत ज्यादा ग्रोथ करवाना है। फिक्स डिपॉजिट में अगर आपको 6 7 या
समझिए 8% भी रिटर्न या इंटरेस्ट आता है, बढ़ के भी आपका कैपिटल एक लेवल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। और उसके सामने महंगाई जो होती है, इन्फ्लेशन हम लोग जिसको बताते हैं, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट ये इंटरेस्ट का जितना भी ग्रोथ होता है, ऑलमोस्ट पूरी चीज इन्फ्लेशन ही खा जाएगी। क्योंकि लंबी लंबी अवधि के लिए अगर कम रिटर्न आपको मिल रहा है, तो महंगाई से आपका पैसा पिछड़ेगा ही। मैं एक उदाहरण दूंगी यहाँ पे। 100 रुपए में आज जो चीज आप खरीद सकते हो, अगर आप किराने के स्टोर में जाते हो, 100 रुपए की नोट लेके जाते हो, आप जितना भी सामान 100 रुपए में आज खरीद सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 साल बाद 100 रुपए में आपको उतना ही सामान मिलेगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि 1 साल के बाद उतनी चीजें लेने के लिए आपको 100 रुपए के बजाय 110 या 120 रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये जो फर्क है कि आप जो जो चीजें खरीदते हैं उसके दाम में जो चढ़ाव या बढ़त आती है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। सो अगर एक युवा जिसके पास एक्टिव इनकम है, जिसको ये पैसा कुछ सालों के लिए नहीं वापस चाहिए, डर के मारे कि मार्केट में क्या होगा, फ्लक्चुएशंस क्या होंगे, उतार चढ़ाव होंगे, वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, ये सोच के अगर वो सिर्फ फिक्स्ड इनकम या फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते रहता है, तो आगे जाके उनको महंगाई से पिछड़ना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ मैंने 2 उदाहरण दिए, ऐसे काफी और एग्जाम्पल्स है जहाँ पे इससे भी गलत तरीके से निवेश का सिलेक्शन होता है, आगे जाके वो पर्टिकुलर निवेशक को, उनके फैमिली को प्रॉब्लम होता है। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कर दिया। यस। तो लक्ष्य निर्धारण में ऑब्जेक्टिव या गोल सेटिंग के क्या बेनिफिट्स या लाभ है? अगर आप थोड़ा सा अपना समय डाल के आपके खुद के निवेश के जो लक्ष्य है उसका एक लिस्ट बना पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए आप सेव कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और इनकी पहचान करने से हमें बेहतर निवेश के विकल्प चुनने में मदद मिलती है। जो हमारी जोखिम लेने की क्षमता है, निवेश के उपयोग की जो भी समय की सीमा है, आपको कितने टाइम या कितने सालों के बाद वो पैसा वापस चाहिए, क्या आपको तुरंत एकदम शॉर्ट नोटिस पे वो पैसा वापस चाहिए, क्या लिक्विडिटी आपके लिए जरूरी है, रिटर्न की आपकी कितनी आवश्यकता है, आपकी क्या आशा है कि आपको ये निवेश से कितना रिटर्न मिले, और ऑफ कोर्स कर की अनुकूलता की बात, अथवा टैक्स सूटेबिलिटी या टैक्सेबिलिटी जो उसकी होती है, ये चीज में आप उसको सब चीजों को अच्छे से उसका मेल रख के उसमें निवेश कर सकते हो, अगर आपने ये लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सही लक्ष्य निर्धारण से आपका निवेश निर्णय स्पष्ट, सरल और प्रभावी बन जाता है। फिर मार्केट आज 1000 पॉइंट ऊपर गया या सोने चांदी के भाव गिर गए, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, ये सब चीजों से आपकी रात की नींद एटलीस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे 3 या 4 निवेश लक्ष्य हैं। ये लक्ष्य के अनुसार मैंने निवेश किया है अलग अलग चीजों में, जहां मुझे हर एक निवेश के विकल्प से कोई एक तरीके का फायदा होता है। उसका जो नुकसान है उसके लिए भी मैं रेडी हूँ कि आगे जाके मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और उतार चढ़ाव से आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, आपके फैमिली का जो फाइनेंशियल प्लान है या सिचुएशन है, वो उससे ज्यादातर अफेक्ट नहीं होती। ये सर, नेक्स्ट प्लीज। लोडिंग। It will take some time. या नो प्रॉब्लम। तो हम लोग अभी ये चीज देखने वाले हैं टिल द स्लाइड लोड्स कि ये अलग अलग तरीके के जो लक्ष्य निर्धारण की जो एक्सरसाइज होती है, ये एज एन इंडिविजुअल और एज ए फैमिली हम लोग कैसे तरीके के लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। तो वील जस्ट वेट फॉर अ मिनट टिल द स्लाइड चेंजेस। No, it's done. आपको दिख रहा है? नहीं, जो अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स है वो है राइट स्क्रीन पे। आई एटलीस्ट लक्ष्य निर्धारण के सत्र वाला। यस, वील जस्ट वेट फॉर इट टू लोड। मैम हो गया मेरे यहाँ से। आई थिंक अभी देखिए कुछ मोमेंट हो रहा। I think it might be because of network or something like that. या जस्ट गिव मी मिनट। नहीं? नॉट येट। नेटवर्क का तो इश्यू नहीं है, क्योंकि भी पूरी सब स्लाइड दिख रही है मुझे। बट एनीवे, मैं मेरे एंड पे भी वो जो पर्टिकुलर स्लाइड है वहां से एक बार पढ़ती है। Yes, please. 3 स्तर है जहाँ जिसके बेसिस पे आप आपके फाइनेंशियल गोल्स या जो निवेश के लक्ष्य है वो निर्धारित कर सकते हैं। एक है पारिवारिक स्तर, एज अ फैमिली आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है, आपके क्या लक्ष्य है। दूसरा स्तर है जो व्यक्तिगत या पर्सनल लेवल पे आप डिसाइड कर सकते हो कि
मुझे क्या चीज के लिए पैसों का सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना है। अ, आज के डे एंड टाइम में मेरा ऐसा मानना है कि एज अ फैमिली भी आपके गोल्स या लक्ष्य होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम हर एक परिवार के सदस्य के व्यक्तिगत स्तर पे भी फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए। पहले के जमाने में सब चीजें, सब फाइनेंशियल डिसीजंस बिकॉज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम साथ में लिए जाते थे, बट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, बिकॉज ऑफ द न्यू सेटअप, हर एक व्यक्ति के खुद के भी आशा होती है कि मुझे जिंदगी में ये चीज लेनी है, मुझे ये चीज अचीव करनी है। सो ये दोनों स्तर पे आप गोल सेट कर सकते हो। काफी समय ये भी होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट कर पाए। इट्स नॉट नेसेसरी कि कल आके आप मुझे पूछो कि नहीं नहीं आपके फाइनेंशियल निवेश पे क्या लक्ष्य है। नॉट नेसेसरी कि मेरे पास इमीडिएटली कोई जवाब होगा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, वेकेशन पे जाना है। जरूरी नहीं है मेरे पास ये आंसर इमीडिएटली उपलब्ध हो। इन सच अ सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं कि समय सीमा के हिसाब से आप 2 या 3 अलग अलग सेगमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो अगर आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या निर्धारित लक्ष्य अगर नहीं भी है, एटलीस्ट आपके निवेश इस हिसाब से, आपका निवेश इस हिसाब से होगा कि थोड़े पैसे आपको शॉर्ट टर्म या छोटे टाइमलाइन के बाद आपके हाथ में आएंगे, और ऐसे थोड़े पैसे जो मीडियम टर्म, थोड़े और साल के बाद आपके हाथ में वापस आपके हाथ में वो पैसा वापस आएगा, और मीडियम रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे ग्रो करेगा। और ऐसे भी आप थोड़े लक्ष्य, थोड़ी आपकी जो निवेश की संख्या है, रकम है, वो आप वैसे भी रख सकते हो कि आपको लॉन्ग टर्म या काफी ज्यादा सालों के बाद मिल सके, ताकि जिसमें आप ज्यादा रिस्क ले सको, आपको रिटर्न भी अच्छा मिले, और टैक्स के एंगल से भी थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाए, और आगे जाके आपको उसका ओवरऑल फायदा हो। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम लोग देखेंगे कि uh, ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में तो डिस्कस कर ही लिया है कि समय आधारित निवेश की रणनीति आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। सो अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक लक्ष्य नहीं है, एक पेन और पेपर लीजिए। आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जो भी रकम है, आप निवेश की जो करना चाह रहे हैं, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। 1 to 3 years, नेक्स्ट 3 साल में आपको जो भी रकम की जरूरत पड़ सकती है वो शॉर्ट टर्म में आप उसको डाल सकते हो। 3 से 7 साल तक आपको अगर ऐसी कोई रकम है जो शायद नहीं लग सकती है, और मतलब 3 साल से कम में नहीं लग सकती है, 3 और 7 साल के बीच में लगेगी, उसको आप मीडियम टर्म के ब्रैकेट में डाल सकते हैं। और उससे ज्यादा कोई भी टाइमलाइन होगा उसको आप लॉन्ग टर्म में डाल सकते हैं। ये साइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम लोग जो और फाइनेंशियल गोल्स या जो लक्ष्य होते हैं, क्या तरीके के लक्ष्य हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर दैट कैन वी हैव द पोल? नहीं, आई थिंक वी स्किप्ड अ स्लाइड। जो पोल के पहले एक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वाली स्लाइड Okay, है। ma'am. Okay, wait. we'll first talk about that। मैं I'll start talking while the slide Yes. goes, and उसके बाद हम लोग पोल करेंगे। यस। सो आमतौर पे वित्तीय लक्ष्य क्या तरीके के हो सकते हैं? मेरे जो क्लाइंट्स है, हम लोग जिन जिन लोगों से डिस्कशंस करते हैं, वो किस तरीके के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो मैं क्विकली आपको बता दूंगी। सेवानिवृत्ति अथवा रिटायरमेंट के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट या निवेश होता है, जिस दिन आप रिटायर होते हो, निवृत्त होते हो आपकी सेवा से, उसके बाद आपकी आमदनी या जो आय है वो बंद हो जाने वाली है। आपके खर्चे फिर भी रुकने नहीं वाले हैं। तो पोस्ट रिटायरमेंट टाइम पीरियड में वो पैसे कहाँ से आएंगे जिसके लिए आप रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि करेक्ट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अथवा तो बीमा योजना। रिस्क अलग अलग तरीके के जो हम लाइफ में फेस करते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके की इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होती है, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट एक लक्ष्य हो सकता है बच्चों की एजुकेशन। पहले ऐसा हुआ करता था कि सिर्फ बच्चों को विदेश भेजने के लिए लोग पैसा जमा करते थे, बट आजकल की जो पढ़ाई के ऑप्शन है, इंडिया में भी जो एजुकेशन की महंगाई है, स्कूलिंग हैज बिकम सो एक्सपेंसिव। तो मेरे काफी क्लाइंट्स बच्चों के स्कूलिंग के लिए भी टाइम टू टाइम सेविंग्स करते हैं, वो निवेश करते हैं, ताकि जब भी स्कूल फीस भरने का समय है, एक साथ एक ही झटके में इतनी बड़ी रकम जमा करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए भी निवेश करते हैं। और नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एंड वेकेशन आपका एक लक्ष्य हो सकता है, और कार खरीदना लक्ष्य हो सकता है। इमरजेंसी फंड, कोई भी तरीके की आपातकालीन स्थिति, जॉब लॉस होता है, सडन बीमारी आती है फैमिली में, कोविड-19 जैसा कोई समय आता है जहाँ पे हर जगह पे अफरा तफरी मची होती है, यू आर नॉट श्योर कि आपके नेक्स्ट महीने का खर्चा कहाँ से आएगा। ऐसी सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी फंड हम लोग बना सकते हैं।
घर खरीदना, हाउस परचेज ऑफ कोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट गोल। खुद का हायर एजुकेशन, मेरे काफी क्लाइंट्स जो पढ़ाई के बीच में थोड़े साल अगर काम करते हैं, तभी उनका एक मेन लक्ष्य यही रहता है कि मुझे मेरी आगे की पढ़ाई के लिए खुद से पैसे जमा करने हैं। वेडिंग एक्सपेंसेस, या तो खुद की शादी या तो बच्चों की शादी के जो खर्चे होते हैं उसके लिए आप सेव कर सकते हैं। डोनेशन और गिफ्टिंग, डोनेशन या तो जो अलग तरीके के दान या सेवा भाव में जो भी आप इन्वेस्ट डोनेट करते हो, उसके लिए भी आप अलग से एक फंड या तो एक अलग से गोल डिसाइड करके उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं चाहूंगी ऑडियंस 2 मिनट ध्यान से इस स्लाइड को देखे, अलग अलग तरीके के जो लक्ष्य है, बिकॉज नेक्स्ट पोल में उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछा जाएगा। सो वील जस्ट टेक 30 सेकेंड्स। आप एक बार ये स्क्रीन ध्यान से पढ़ लीजिए, अलग अलग जो वित्तीय लक्ष्य के ऑप्शन है वो एक बार पढ़ लीजिए, एंड देन वी विल मूव टू द पोल। so I'll let me know, हम लोग जब भी पोल रन कर सकते हैं। ठीक है मैम, 10 सेकेंड्स के लिए और वेट करते हैं बिकॉज जी, इट्स ऑलरेडी 4:54, तो हम यस, पोल भी करना है और आई थिंक हम स्लाइड्स भी। लोग, यस यस, आई थिंक वी कैन स्विच ऑल्सो, पोल रन कर सकते हैं, बिकॉज ओके आई ऑलरेडी ठीक है। रेड थ्रू द गोल्स, तो ऑडियंस ने वो सुना ही होगा। तो मेरा अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि पिछली स्लाइड में बताए गए जो गोल्स या लक्ष्य है, उसमें से आपके लिए कितने वित्तीय लक्ष्य इम्पोर्टेंट या नेसेसरी या प्रासंगिक है? ऑप्शन आर 1, 2, 3, 4 या 5 या उससे भी अधिक। जो आपको लिस्ट दिखाया गया था, इसमें से कितने गोल्स आपके या आपके परिवार के लिए जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो मैंने दिखाए थे उतने ही लक्ष्य या उतने ही गोल्स हो सकते हैं, उसके अलावा भी काफी होते हैं, बट प्राथमिक तौर पे ये जो मैंने 8-10 गोल्स आपको फाइनेंशियल लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य जो बताए, जनरली फैमिली से ये लक्ष्य होता है, तो इसमें से आपको कितने, आपकी फैमिली को कितने सूटेबल? 10 सेकंड में हम लोग पोल को भी क्लोज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कंक्लूड द प्रेजेंटेशन एंड वी स्टिल हैव 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर्स। श्योर श्योर, तो मैं एंड कर देता हूँ, इट्स 1 मिनट जी, हो गया। तो परफेक्ट। 4% अटेंडीज ने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है, देन 0% अटेंडीज ने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है, देन 16% अटेंडीज ने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया है, वेरस 28% अटेंडीज ने फोर्थ ऑप्शन, एंड 52% ऑफ द अटेंडीज ने फिफ्थ, यानी कि जो 5 या उससे परफेक्ट, अधिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। परफेक्ट। सो अगर हम देखेंगे ये पोल के रिजल्ट को, सो मेजोरिटी ऑफ आवर ऑडियंस के एटलीस्ट 3 या उससे ज्यादा फाइनेंशियल गोल्स या वित्तीय लक्ष्य है। अ, ये डिस्कशन होने के पहले, बिफोर यू वेंट थ्रू दिस लिस्ट ऑफ गोल्स, अगर आपको बताया, पूछा जाता कि आपके पास अगर एक रकम है, आप कहाँ निवेश करोगे, आपका सोचने का तरीका शायद थोड़ा सा अलग होगा। बाय वे ऑफ गोइंग थ्रू दीज ऑब्जेक्टिव्स, आपने एक कुछ तो थॉट प्रोसेस दिमाग में रन किया है, जिसके थ्रू आपको ऑलरेडी समझ आ गया है कि आपके ऑलरेडी इतने सारे वित्तीय लक्ष्य है। आगे जाके जो भी निवेश होगा वो कौन से डायरेक्शन में या कौन से ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक आई एम गोइंग टू जस्ट वेरी क्विकली रन थ्रू दिस, बिकॉज काफी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन वी कैन कंक्लूड। सो आप एट द एंड ऑफ दिस सेशन घर जाके, एट ये वीकेंड पे क्या कर सकते हैं, आपके जो भी फाइनेंशियल लक्ष्य है, एक पेपर और पेन लेके उसको सबसे पहले लिखिए, जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अगर कोई मूल्य की लिमिट है कि मिनिमम इतनी अमाउंट आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको भी उसके सामने, हर एक गोल के सामने आपका क्या टारगेट है वो लिखिए। समय सीमा तय कीजिए, इफ यू नो योर टाइम, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है कितने साल में खरीदनी है, अगर बच्चों की शादी है कितने साल में वो पैसा आपको आपके पास रेडी चाहिए, वो भी उसके बाजू में आप लिख सकते हैं। एंड प्राथमिकता दीजिए। ऑफकोर्स मेरे 10 फाइनेंशियल गोल्स होंगे, वो जरूरी नहीं है कि मैं सब चीजें अचीव कर पाऊँ, बट अगर मैं प्राथमिकता या प्रायोरिटी दूंगी, कौन सा ऑब्जेक्टिव या कौन सा लक्ष्य मेरे लिए सबसे जरूरी है, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट वाइज फिर आप एक एक चीजों को टैकल कर सकते हैं। ये सर, नेक्स्ट स्लाइड। इसके ये पूरी एक्सरसाइज करने के लाभ क्या होते हैं? अगर मैं आंख बंद करके जो सबसे पहला विकल्प मेरे सामने आता है वहां निवेश नहीं करके, ये पूरी एक्सरसाइज करके मेरे लक्ष्य डिसाइड करूँ, फिर ऑप्शंस देखो, रिस्क रिटर्न वो सब चेक करूँ और उसके बाद निवेश करूँ, इसके लाभ या बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहली चीज कि एक तरीके की स्पष्टता आती है आपके दिमाग में, देयर इज अ क्लैरिटी कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहा है, मुझे पता है मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हूँ। सेकंड, केंद्रीय दृष्टिकोण, अर्थात फोकस। इफ यू नो कि क्या चीज के लिए कितने सालों के बाद आपको इन्वेस्टमेंट वापस लगने वाला है, मार्केट के उतार चढ़ाव, प्राइसेस में चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज,
इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई चीजें ठीक नहीं जा रही है, ये चीजों से आपका मन इधर से उधर एक इन्वेस्टमेंट से दूसरे इन्वेस्टमेंट में कूदने के लिए थोड़ा आप मतलब आपके मेंटली थोड़ी आपको शांति रहेगी। वरना ऐसे होता है कि ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम्स में एक इन्वेस्टमेंट से निकल के दूसरे इन्वेस्टमेंट में कूदने का मन करता है। ये चीज नहीं होती, आप एक फोकस अच्छा तो केंद्रीयता निभा पाएंगे। नेक्स्ट इज बेहतर संवाद। जब आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या सर्विस प्रोवाइडर के साथ या फाइनेंशियल जो भी आप एक्सपर्ट्स को पूछ रहे हैं कि आपको क्या आप कहाँ निवेश कर सकते हैं, उनके साथ के जो आपके कॉन्वर्जेशन को या तो संवाद होते हैं, उसमें बहुत स्पष्टता या क्लैरिटी होगी। इफ यू हैव क्लैरिटी इन योर माइंड, आप उनको भी एक्सप्लेन कर पाओगे कि आपको क्या चाहिए। एंड लास्ट ऑफ कोर्स, स्वतंत्र निर्णय। आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर पाओगे कि आपको आपके पैसों के साथ करना क्या है। व्हाट इज योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, वेदर यू आर एबल टू अचीव इट, एंड हाउ डू यू गो अबाउट। Yes, we'll just quickly go through the last slide and then we can open it up for a few questions. तो ये कर प्रेजेंटेशन का मुख्य जो yes, yes, जो मुख्य हमारा संदेश है कि पहले आप लक्ष्य डिसाइड कीजिए, फिर निवेश कीजिए। पैसे इन्वेस्ट या निवेश करने की जल्दी में आपके सामने सबसे पहले जो ऑप्शन या विकल्प आता है उस पर मत कूदिए। ज्यादातर केसेस में दिस इज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मिस्टेक, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। यही सफल वित्तीय योजना की पूंजी है कि आप सोच समझ के एक प्लान एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके फिर उसमें इन्वेस्ट कीजिए। यस, आई थिंक वी कैन ओपन अप फॉर क्वेश्चंस। ठीक है मैम। तो मैं अटेंडीज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्वेश्चन पूछे अपने Q&A सेक्शन में, सो दैट मैम कैन आंसर दोस क्वेश्चन। यस, अंटिल दैट मीन्स मैम, जब तक क्वेश्चंस पूछे आप की हाइलाइट्स या फिर टेक अवेज बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं जो सेशन के बारे में कुछ रहेगा तो। ठीक यस, सो आई थिंक एज अ टेक अवे मैं सिर्फ तीन चीजें, एंड दोज आर प्रैक्टिकल टेक अवे, जो इनफैक्ट हमारी ऑडियंस ये वीकेंड पे ही कर सकती है। प्लीज सिट विथ योर फैमिली, एक पेन और पेपर लीजिए, जिस टाइम हाफ एन आवर फॉरगेट आप अभी क्या कर रहे हैं, फिलहाल जो चीजें हो रही है उसको एक साइड पे रख दीजिए। आपके लाइफ में, आपके परिवार के लाइफ में क्या चीजें महत्व की है, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है और जिसके लिए आप पैसे इकट्ठा करना चाहेंगे, जिसके लिए निवेश करना चाहेंगे। इवन इफ यू आर एबल टू जस्ट राइट दैट डाउन ये सैटरडे संडे में, आई थिंक अटेंडिंग दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वर्थ इट। सो आई थिंक एक टेक अवे अगर मैं आपको बताना चाहूंगी वही कि जस्ट गेट स्टार्टेड ऑन दिस, स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, एंड आप देखेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्या फर्क पड़ता है। डोंट थिंक कुछ क्वेश्चंस है, बिकॉज अब तक के लिए तो नहीं है। यस, आई एम आल्सो नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ठीक है। So I hope ठीक। the audience was able to, have some takeaways. ये चीज के बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। नेक्स्ट स्टेप अगर कोई आप पूछना चाह रहे कि उसके बाद क्या कर सकते हो, कि ये गोल्स के बेसिस पे फिर गो बैक एंड सी कि आपने जहां जहां निवेश किया है क्या ये दोनों चीज में मेल है। अगर मेल नहीं है, ऑफ कोर्स आपको कुछ तो करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर मेल है तो मार्केट में आते हुए उतार चढ़ाव, वर्ल्ड में जो भी अनसर्टेनिटीज है, वो चीजों से आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। That is the only thing I have to say as a parting gift. तो मैम एक अटेंडीज ने आपके लिए एक एप्रिसिएशन टाइप मैसेज लिखा है इन Q&A, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोग्रेस, दैट अमेजिंग प्रेजेंटेशन आई मेड इन दिस वेबिनार करके। और जी, वही लिखा है कि आपका प्रेजेंटेशन एंड वाज फुल ऑफ नॉलेज एंड ऑल करके। ठीक है। और एक thank you very much. क्वेश्चन Very है appreciative. Can कि a common investor buy gold from stock exchange? Okay, so एक क्लैरिफिकेशन में ये देना चाहूंगी कि आप फिजिकल गोल्ड जो होता है, कॉइन्स, बार्स वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं ले सकते हैं। दो ऐसे तरीके हैं जिससे आप स्टॉक एक्सचेंज या तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सोना खरीद सकते हैं। एक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड कंपनीज के अलग अलग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है जो सोने में इन्वेस्ट करते हैं, उसको आमतौर पे हम लोग गोल्ड ETF बताते हैं। सो ये एक तरीका है सोने में इन्वेस्ट करने का, और दूसरा है गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं। अगेन अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फंड रहते हैं, सो वो थोड़ा आपको भी होमवर्क करना पड़ेगा कि कौन सा फंड आपके लिए बेटर है। बट ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड म्यूचुअल फंड, ये दो तरीके हैं। विच इज गुड बिटवीन API एंड NPS, आई थिंक ये थोड़ा और डिटेल्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके लिए हर एक पर्सन की फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन है वो समझना
थोड़ा ज्यादा जरूरी होगा, तो ये वेबिनार पे ये चीज एड्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगी, बिफोर यू मेक द इन्वेस्टमेंट, आपके खुद के लिक्विडिटी की जो भी पोजीशन है, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, टैक्सेबिलिटी और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ये चार अगर आप चीजें लिख पाते हैं और उसको फीचर से कंपेयर करते हैं, यू विल बी एबल टू कम टू अ कंक्लूजन। और इफ नथिंग एल्स, एटलीस्ट आपके एडवाइजर से आप जब भी डिस्कस कर रहे होंगे, उनको आप सही जवाब दे पाएंगे, बेसिस विच वो आपको सजेस्ट करेंगे कौन सी चीज बेटर है। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, और तो कुछ नहीं है। और एक प्रणव जोशी कह रहे थे कि नाइस इंफॉर्मेटिव सेशन करके आपको। थैंक यू वेरी मच जी। आई थिंक आई वी विश द कैन। ऑडियंस ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपकी निवेश की जर्नी बहुत ही अच्छी रहे, एंड आई होप दिस प्रेजेंटेशन मेड अ डिफरेंस टू यस, थैंक यू सो मच मैम। ऑन NISM बिहाफ मैं आपसे मतलब थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने अपना समय और इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। और ऑल्सो थैंक यू टू अटेंडीज एज वेल, उन्होंने ज्वाइन किया आज का सेशन। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। थैंक यू। थैंक थैंक यू एनएस एंड थैंक यू साहिल। यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।